तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोनाउन। कल हमने स्टार्ट किया था और कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन का यूज़ क्या है। तो प्रोनाउन की सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिसके अंदर हमने जाना कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो हमेशा ही नाउन को रिप्लेस करके यूज होगा। क्लियर है। उसके बाद हमने जाना कि प्रोनाउन का हमें मतलब जो सेंटेंस में या इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने बताया था कि प्रोनाउन की जो जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि जो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या है हमने प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। क्लियर है, यहाँ तक बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के। जिसमें मैंने बताया था भाई कौन कौन से, ये बताया आई हो गया आपका वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो ये क्या आपके सभी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ये सब्जेक्टिव केस हो जाता है। इनका पॉजेसिव केस मैंने बताया था आई, माई, मी ऑब्जेक्टिव केस, वी, अवर, अस ऑब्जेक्टिव केस। उसी प्रकार यू का योर, यू, ठीक है ना। यू सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी यू का प्रयोग होता है। क्लियर है। आज हम इनको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। उसके बाद है ही का अपना पॉजेसिव केस होता है अपना हिज और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम। क्लियर है। उसके बाद सी, हर और हर। उसके बाद इट, इट हो गया भाई इट्स। क्लियर है ना, इट्स, इट्स और इट भाई। उसके बाद हमारा दे, देयर, देम। ये क्या होते हैं केस होते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था, एक बार और बता रहा हूँ कि भाई ये अपने क्या है सभी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर काउंट होते हैं और ये अपने पॉजेसिव केस हैं और ये अपने ऑब्जेक्टिव केस हैं। क्लियर है। आज इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। इन्हीं से दरअसल भाई सेंटेंस की हम अरेंजमेंट सीखेंगे, इन्हीं पर हमने आज काम करना। क्लियर है। देखो आपको जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस तरीके का, अभी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो हमेशा किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है। यानी डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल है वो किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। कौन सी, वर्ब है। क्लियर है। तो आज हम इन्हीं पे कमांड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बताता हूं मैं। यहां तक तो मैंने कल बता दिया था। देखो भाई कोई भी सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, वर्ब होती है। क्या बोलोगे इसको, वर्ब या वर्ब? दरअसल ये वर्ब बोला जाएगा भाई, आर यहाँ पर साइलेंट रहेगा। क्लियर है। इसको वर्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। दरअसल जो ओ जो है, ओ की साउंड हमेशा आ की सेंस में निकलेगी। ठीक है ना। ओ अगर कहीं पे भी यूज होता है तो उसकी सेंस क्या निकलेगी, आ की सेंस। तो ऑब्जेक्ट बोले जाएंगे। क्लियर है। तो ये किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो जो वर्ब से पहले हमेशा क्या है, किसी भी प्रोनाउन का कौन सा केस यूज होगा, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। ध्यान से सुनो, वर्ब से पहले अगर हमें कोई भी प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो वो हमेशा मोस्टली केसेस में क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा किसी भी प्रोनाउन का। ठीक है। यानी ही, हिज, हिम में तो क्या होगा, ही होगा। सी, हर, हर में तो क्या होगा, सी होगा। क्लियर है ना। यानी सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस को एक नाम और दे दिया, नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को क्या नाम दे दिया मैंने, नॉमिनेटिव केस दे दिया नाम। क्लियर है। यानी सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। मैंने बता दिया कि वर्ब से पहले हमेशा जो प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज होगा और वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। क्लियर है। जैसे कि मैं बोलूं, मैंने लिखा सी कॉल
मी। उसी तरीके से सी कॉल आई। अब ये दो सेंटेंस हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सी कॉल मी, उसने मुझको बुलाया है, पुकारा। सी कॉल आई, तो कौन सा सेंटेंस है? तो ऊपर वाला। क्यों भी? क्योंकि मैंने बताया देखो कॉल माने हो गया पुकारना या बुलाना। क्लियर है? ये अपनी क्या है? एक्शन है। एक्शन है तो क्या है? वर्ब है। और वर्ब से पहले मैंने बताया था, वर्ब से पहले हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस यूज होगा? सब्जेक्टिव केस यूज होगा। क्लियर है? और वर्ब के जो बाद यूज होने वाला जो अपना केस है वो कौन सा यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसी के बेसिस पर एरर दी जाती है। जैसे कि मैंने ये नीचे वाला सेंटेंस लिख दिया, सी कॉल आई। अब हमको देखो ये देखने में तो मतलब आसानी से पता नहीं लगेगा भाई एरर कहाँ है, परंतु अगर हमने कंसेप्ट अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है तो हम बता पाएंगे अगर भाई यहाँ पे हमारी एरर है। क्योंकि जो वर्ब होती है, जो वाक्य की जो मेन वर्ब होती है, उसके बाद हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस यूज होता है? ऑब्जेक्टिव। क्लियर इतना? चलो आगे चलते हैं। अब लिखो भाई, एक पॉइंट लिखो, नोट बना लें। अगर किसी वाक्य के अंदर, लिखो पॉइंट बना के लिखो, अगर किसी वाक्य के अंदर एक से ज्यादा प्रोनाउन, अगर किसी वाक्य के अंदर एक से ज्यादा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, अगर किसी वाक्य में एक से ज्यादा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और उस सब्जेक्ट का मतलब सकारात्मकता को दर्शाता है, सकारात्मकता यानी पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है। ठीक है ना? यानी कोई अच्छा वर्क हो रहा है, अच्छा टास्क हो रहा है, मान लो मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया और उस सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हो गए। क्लियर है? और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चला तो ये सेंटेंस क्या है? मोरालिटी को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है ना? नैतिकता को बढ़ावा दे रहा है, ये अच्छा कार्य है। तो उस टाइम पे जब सकारात्मक भाव किसी वाक्य में दिखाई दे और एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हो जाए तो उसको लिखने का जो वो होता है आपका ऑर्डर, वो होता है 2 3 1। 2 3 1 जो एक से ज्यादा जो प्रोनाउन यूज हुए हैं उनको लिखने का जो क्या है ऑर्डर, क्या होता है? 2 3 1। 2 3 1 से क्या समझे? सबसे पहले सेकंड पर्सन की फैमिली की, उसके बाद थर्ड पर्सन की फैमिली की, ठीक है ना? उसके बाद अपना फर्स्ट पर्सन की। क्लियर है? समझ में आ गई? मान लो देखो मैं हूं, मैंने, तुमने और आप, उसने, तीनों ने मिलकर कोई काम किया जिसमें क्या है, मैंने कोई मान लो बुरा काम किया, जैसा भी काम किया, परंतु आपने मेरे से अच्छा काम किया, मैंने आपको क्या रख दिया? आगे रख दिया। क्लियर है? आगे रख दिया और मैं रह गया पीछे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या है? मैं, आई, पीछे चला गया। उसी के विपरीत अगर बात करें, जैसे कि मैं बोलूँ अभी मैंने ही सारा काम किया है, तुमने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना? उस तरीके से कोई सेंस निकाल दें, अभी ये काम मैंने किया है, आपने नहीं किया, तो नेगेटिव सेंस निकल गई वाक्य की। क्योंकि मैं क्या है, अपने आप पे जोर दे रहा हूँ, मैं घमंड की बात कर रहा हूँ एक तरीके से, यानी नेगेटिव सेंस निकल गई। तो ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव सेंस की बात निकले, अगर किसी वाक्य से सकारात्मक भाव दर्शाता है और उस सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज होते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? 2 3 1, 231। इसका मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन की फैमिली के प्रोनाउन यूज होंगे, उसके बाद आपके थर्ड पर्सन की जितने मैंने बताए हैं उस फैमिली के क्या है प्रोनाउन यूज होंगे, और लास्ट में आपका क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन के। क्लियर है? चलो एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैंने लिखा
एल दे देता हूँ, ही यू एंड आई डू देयर ड्यूटी। तो देखो यहाँ पे मैंने एरर दे दी, एरर कहाँ पे? देखो मैंने बताया यहाँ पर लिख रखा है ही यू एंड आई, वह तुम और मैं, डू देयर ड्यूटी, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, इसमें एक सकारात्मक भाव है। मतलब हमें जो काम सौंपा गया है, जो भी टास्क सौंपा गया है किसी के द्वारा, उस टास्क को हम अलग अलग सेपरेटली क्या है उसको अंजाम दे रहे हैं, ठीक है ना? यानी अपने काम को हम परफेक्टली कर रहे हैं, क्लियर? तो यहाँ पे देखो ई भी आ गया, यू भी आ गया एंड आई भी आ गया, परंतु ये वाक्य जो है इसमें एक से ज्यादा प्रोनाउन तो यूज होगी, परंतु इनका ऑर्डर कैसा रहेगा वो कौन बताओगा? इस सेंटेंस में जो भाव है वो कैसा निकल रहा है? अगर पॉजिटिव सेंस निकल रही है तो उसको लिखने का तरीका 231 रहेगा, और अगर नेगेटिव सेंस निकल रही है तो वहां पे आप इसको क्या है 123 की सेंस में भी लिख सकते हो, क्लियर है? 123 की सेंस में जब नेगेटिव सेंस की बात हो। अब ध्यान से देखो चेंज किसके अंदर हुआ है? फर्स्ट के अंदर चेंज हुआ है, ठीक है ना? जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले बताया, अगर मैं जो क्या हूं, मैंने कोई काम किया और मैंने कोई बुरा काम किया और मैंने अपने से आगे क्या है औरों को रख दिया, अगर वो अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है ना? तो अच्छा की फीलिंग निकली है, गुड की फीलिंग निकली है, तो वहां पर 231। अगर मैंने कोई बुरा काम किया, ठीक है, या मैंने मतलब पूरा जो दायित्व है कोई भी काम किया और उसका पूरा जो वो था मैंने क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, यानी ये मैं प्राउड फील कर रहा, घमंड हो एक तरीके से, ठीक है ना? तो वहां पर नेगेटिव सेंस निकलेगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो वहां पे 123 रूल, यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे केवल फर्स्ट पर्सन में ही चेंज हो रहा है, क्लियर है? अब यहाँ पे सेंटेंस पा जाओ, ही यू एंड आई डू देयर ड्यूटी। तो इसका मतलब क्या है? भाई वह तुम और मैं क्या है अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सकारात्मक भाव दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? 231 का। अब देखो यहाँ पे कौन सा लगेगा? यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, तो ऐसे तो नहीं होगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले सेकंड पर्सन यू है, क्लियर है? उसके बाद आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पे? ही आया हुआ है, क्लियर है? तो यहाँ पे ही हो जाएगा, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई डू देयर ड्यूटी। अब एक बात और ध्यान से समझना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट आ गए, परंतु ये तो पॉजेसिव केस नहीं है, देयर, दे का पॉजेसिव केस नहीं है, क्लियर है? और ये यहाँ पे क्यों आया? ही की फैमिली का हिच क्यों नहीं आया, या आई की फैमिली का माई क्यों नहीं आया, या यू की फैमिली का योर क्यों नहीं आया? तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना? तो देखो मैं बताता हूं आपको, जब भी किसी वाक्य में हम मतलब ये कंफर्म नहीं कर पा रहे या क्रेडिट देने की बात हो, तो हमेशा हम मैस्कुलाइन जेंडर को फॉलो करेंगे, मैस्कुलाइन बोले तो पुलिंग को, ठीक है ना? और पुलिंग में बड़ा जो थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट है ही को रेफरेंस करेंगे। और देखो ही जो वैसे तो क्या है? सिंगुलर है, देखो ही, सी, इट, ये तीनों क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु जब भी बात आए अगर इनको हमने प्लूरल में रिप्रेजेंट करना है, इनको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, इनका प्लूरल केस बताना, तो इन तीनों के लिए प्लूरल वर्ड होता है दे। दे वैसे भी प्लूरल वर्ड है, परंतु इनके लिए भी क्या है? दे का यूज होता है, ही, सी, इट के लिए, क्लियर है? और मैंने बताया यहाँ पे ही को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो ही के अनुसार यहाँ पे क्या है? वैसे भी प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, काम करने वाले 3 है, ठीक है ना? तो प्लूरल तो वैसे क्यों लगा? देर इसलिए आया क्योंकि ही को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, ही, सी, इट जो अपने सिंगुलर सब्जेक्ट है उनका प्लूरल केस क्या होता है? दे, और दे की फैमिली का हमने यहाँ पे पॉजेसिव केस चाहिए था, ठीक है ना? दे हमने समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है और यहाँ पे दे आना है, परंतु दे नहीं, यहाँ पे तो पॉजेसिव केस यूज होगा, क्लियर है? अगर ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है ना, देन क्यों नहीं यूज है यहाँ पे? क्योंकि देन जो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है उसके बाद जस्ट क्या सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है?
ठीक है ना। तकरीबन क्या मोस्टली केसेस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है अपना उसके बाद जो क्या है फुल स्टॉप रख देंगे नॉर्मली, ठीक है ना। क्लियर नहीं। और यहाँ पर पोजीशन भी दर्शाया जा रहा है भाई अपना अपना कार्य कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। तो नोट करो, अगर समझ में नहीं आया एक दो एग्जांपल लिखेंगे। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल पे हम कमांड करेंगे। तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा लिख दिया यू सी एंड आई स्टडी फॉर द एग्जाम। तो देखो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है यू सी एंड आई स्टडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। हम, तुम, वह और मैं क्या है स्टडी करेंगे। करेंगे सेंस यहाँ फ्यूचर टेंस यूज करो, यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे सेल लगाओ, ठीक है, नजदीकी वाले सब्जेक्ट। तो यू सी एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। तुम, वह और मैं सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किस चीज के लिए, एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखो ये जो सेंटेंस है कैसी जो हमें वो दे रहा है, कैसी पावर, मतलब जो कैसी पॉजिटिव सेंस निकाल रहा है या नेगेटिव सेंस निकाल रहा है, तो आप बताना। तो पॉजिटिव सेंस निकल रही। अभी हम पढ़ रहे हैं किस चीज के लिए, अपने एग्जाम के लिए। और पढ़ना क्या है, कोई मतलब नेगेटिव थॉट तो है नहीं, पॉजिटिव सेंस है। तो पॉजिटिव सेंस इस वाक्य से निकल रही है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 231 होगा अपना। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, सेकंड पर्सन वही, उसके बाद थर्ड पर्सन आया है, और उसके बाद जस्ट लास्ट में क्या है अपना फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया है। तो ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख रखे हैं, क्लियर ना। तो ये करेक्ट है। उसके बाद एक और सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस आपका मैंने लिखा आई एंड ही फिनिश्ड, आई एंड ही फिनिश्ड देयर वर्क। तो शाबाश, बताओ ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, तो ये क्या करेक्ट है या इसमें कोई मिस्टेक है। तो देखो मैंने बताया आई एंड ही फिनिश देयर वर्क, मैंने और उन्होंने मिल अपना काम क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। जब कोई काम जो सौंपा गया था उसको किसी ने काम को कंप्लीट कर लिया, तो वहां से तो पॉजिटिव सेंस निकलेगी। और पॉजिटिव सेंस जब निकलेगी तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, 231। अब देखो यहाँ पे अपना सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा, तो कौन सा हो जाएगा ऑटोमेटिकली 31 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किस में लिख रखे हैं, तो 13 की सेंस में लिख रखे हैं, ये तो गलत लिख रखे हैं। ये कैसे होना था, ये होना था ऐसे, यहाँ पे ई आ जाएगा आपका और यहाँ पे आई। तो इस तरीके से लिख के क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद एक और वाक्य लिखता हूं मैं, इसमें जो देर आया, जो देर आया, हाँ पहले वाले में तो दे लगा दिया था, यहाँ क्या देर का यहाँ पे तो पॉजेसिव केस यूज होगा। ये स्टार्ट जो स्टार्टिंग मैंने क्लास में यही बताया है, जो वर्ब से इस साइड तो हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकता हूँ, पॉजेसिव केस भी यूज कर सकता हूँ। पॉजेसिव केस कब यूज करना है, जब हमने कहीं पे किसी भी चीज पे हमने पॉजेशन दर्शाना होगा, अधिकार जमाना होगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव केस तो हमने पता है कि नॉर्मली जो वाक्य जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं जमाया जाएगा किसी भी चीज पे, किसी भी काम पे, तो वहां पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस लगा के हम वाक्य को फिनिश कर सकते हैं। क्लियरली। तो ही एंड आई फिनिश्ड देयर वर्क, ठीक है ना। तो उन्होंने मिलकर क्या है काम को समाप्त कर दिया। तो इस काम को समाप्त करना क्या है, अच्छी सेंस निकल रही है। उसके बाद है यू ही एंड आई
मेक अ ब्लंडर, ब्लंडर। तो देखो ये सेंटेंस है, यू ही एंड आई मेक अ ब्लंडर। ब्लंडर एक सेंस में यूज होता है भाई, हमने मतलब कोई बात है उसका क्या है, एक छोटी ही बात थी, नॉर्मल बात थी, उसको बढ़ा चढ़ा कर बहुत बड़ी बात बना दी, ठीक है ना, या एक तरीके से ठीक है ना, बात का बतंगड़ बनाना, वो क्या बोलते नहीं वहाँ ये। तो उसी तरीके से भाई यू ही एंड आई मेक अ ब्लेंडर। तो देखो भाई कोई नॉर्मल बात थी, उसका हमने ब्लेंडर बना दिया, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, और भाई नकारात्मक कार्य है, तो जब हमने छोटी ही बात का ब्लेंडर बना दिया तो ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो नेगेटिव सेंस दे रहा है तो कौन सा रूल होगा अपना, 123 का होगा। तो ध्यान से देखो कौन सा लिखने नहीं करोगे, तो 231 का लग रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ये ऐसे लिखा जाएगा आई, और उसके बाद सेकंड पर्सन यू एंड ई मेक अ ब्लेंडर। क्लियर है? सर इसमें समझ में? हाँ, अगले का जो देर हो दे हो तो कहाँ पे, कहीं भी सेकंड पर्सन में यू ना काटता है, उसके लिए एक अलग कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट जो अपना रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट प्लूरल रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर इतना? टाइम लो 1 मिनट का, लिखो बीच में। उसके बाद हम एक सेंटेंस के बारे में और पढ़ेंगे, एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं आपका, मैंने लिखा यू एंड आई मेक अ मिस्चीफ। मिस्चीफ मतलब क्या होता है भाई, मिस्चीफ मतलब क्या होता है, शरारत करना। मैंने नाउन के अंदर पढ़ा दी, मिस्चीफ क्या है, काउंटेबल वर्ड है, ठीक है ना, पढ़ा है ना मिस्चीफ, ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन नहीं था पहले, ना तो कभी ए एन आर्टिकल का यूज होगा, ना ही के साथ कभी ऐसे ही ऐसे लगा। क्लियर है? तो ये सेंटेंस आपके सामने, यू एंड आई मेक अ मिस्चीफ। तो बताएं यहाँ पे जो वाक्य है, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई तुम और मैंने मिलकर क्या है, क्या किया, शरारत। मेक अ मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत करना। और शरारत जब कोई करता है तो वो पॉजिटिव सेंस देगा या नेगेटिव सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देगा। तो नेगेटिव सेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, 1 2 3 123 का रूल लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिस्चीफ क्या गई है यार, अब यहाँ पे देखो मिस्चीफ क्या गई, मेक अ मिस्चीफ, देखो ये एक इडियम है, इडियमेटिक रूप है, अच्छा ठीक है, इडियमेटिक रूप है भाई, क्लियर है ना, इडियमेटिक रूप है। वैसे आप यहाँ पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो नहीं भी, ठीक है ना। इडियम्स जो होते हैं ना अपने जो मुहावरे जब हम पढ़ेंगे के बारे में, तो उसमें कोई भी ग्रामेटिक का रूल फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। डोंट मेक अ मिस्चीफ, वैसे मिस्चीफ के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, ना भी लगाऊंगे तो बिल्कुल ठीक है। तो देखो यू एंड आई, तो नेगेटिव सेंस भी लीजिए तो 123 का रूल। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन का जो कोई भी सब्जेक्ट आ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ट्वेल्व रह जाएगा। अब यू एंड आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एंड तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद लिखो भाई, अगर यहाँ तक कुछ समझ में ना आया तो पूछ सकते हो आप भी। अगर जो ये वीडियो वाले भी हैं जो देख रहे हैं वीडियो, तो अगर उनको भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उनको अगले क्लास में क्या है वो जो डाउट है वो रहेंगे उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते। अब लिखो, नोट बना के, नोट बना के लिखना है। जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो उसको लिखने का तरीका या ऑर्डर
भी 123 रहता है जब उसी वाक्य में सभी जो प्रोनाउन है आपके वो किस मारे हैं, प्लूरल केस में, ठीक है, बहुवचन में यूज हो रहे सभी प्रोनाउन, तो उसको लिखने का भी तरीका क्या रहेगा, 123। तो दो तरीके हुए, प्लूरल सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी। जब एक से ज्यादा प्रोनाउन एक ही वाक्य में यूज हो जाए और सभी प्लूरल हैं, ठीक है ना, दोनों ही प्लूरल हैं, तो उसको लिखने का भी तरीका क्या रहेगा, 123 रहेगा। और नेगेटिव सेंस के लिए तो मैंने बताया ही, क्लियर है। नेगेटिव सेंस में वो होगा 2 3 1 123 और पॉजिटिव में 2 3 1। इसमें भी यही रूल है। हाँ, पॉजिटिव सेंस में 231 रहेगा, परंतु मैंने बताया चाहे पॉजिटिव सेंस हो या नेगेटिव सेंस हो, जब आ जाए बात प्लूरल की, अगर एक ही वाक्य में एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज होते हैं और सभी जो प्रोनाउन है वो कैसे के हैं, प्लूरल केस के हैं। और मैंने कल ही बताया था कि प्लूरल प्रोनाउन अपने कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में पूरी डिटेल में बताया था, ठीक है ना। तो प्लूरल प्रोनाउन अगर वाक्य में आते हैं एक से ज्यादा, तो उनको लिखने का तरीका 123 रहेगा, उसमें हम कोई सेंस नहीं देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, क्लियर है, उसमें समझ में आ गया। नेगेटिव देखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। यू वी एंड दे, you we and they should get down to work। तो देखो यहां पर लिख रखे हैं तुमने, हमने और उन्होंने, उनको क्या करना चाहिए, गेट डाउन टू वर्क, यानी कि अपने काम पे लग जाना चाहिए, ठीक है। जो भी हमने काम करना है, कुछ भी करना है, जैसे कि आपने पढ़ना है, तो उस काम को क्या है, हम सभी ने मिलकर स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी काम को जो स्टार्ट करने का ही मेन मोटो रहता है। देखो किसी भी काम को अगर शुरू करना है तो शुरू करने में एफर्ट लगता है, ठीक है ना, शुरू करने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, और उसके बाद जो उसको मेंटेन करना है तो उसमें आपकी क्या है, एक दिनचर्या जो डेली रूटीन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हो गया एक ही वाक्य में, और सभी क्या है, प्लूरल है, यू प्लूरल केस है, वी भी प्लूरल केस होता है, ठीक है ना, और दे तो प्लूरल केस है ही अपना, ठीक है ना। तो तीनों प्रोनाउन अपने कौन से हैं, प्लूरल केस। तो इस सेंस में हम कोई सेंस नहीं देखेंगे वाक्य, जस्ट हमने क्या देखना है, वो तीनों प्रोनाउन प्लूरल में। तो इनको कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। तो देखो अभी यहाँ पे ये ठीक लिख क्या है, गलत लिख रहा है, आप मुझे बताओगे गलत है जी। कैसे आएगा, पहले वी आएगा। पहले वी आएगा, क्योंकि वी अपना क्या है, फर्स्ट पर्सन person फैमिली का है, ठीक है। उसके बाद यू यू एंड दे, क्या आएगा भाई, दे शुड गेट डाउन टू वर्क। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया भाई। जब एक ही वाक्य में एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हो जाते हैं तो वहां पे उनको लिखने का जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, हमेशा 123, भले ही वहां पे पॉजिटिव सेंस में निकले नेगेटिव सेंस में निकले, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, जैसे कि मान लो एक से ज्यादा प्रोनाउन दे दिए और उनमें से क्या है, दो दे दिए प्लूरल केस के और एक दे दिया सिंगुलर केस का। क्या दे दिया, सिंगुलर केस का, जैसे कि मान लो यहाँ पे ही दे दिया, क्लियर है, थर्ड पर्सन का क्या दे दिया, ही दे दिया, सी दे दिया, इट दे दिया, ठीक है ना, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो और पूछ लिया कि एरर बताओ, तो यहाँ पे एरर क्या होगी, देखो मेजोरिटी किसकी है, प्लूरल की। प्लूरल की है, मेजोरिटी प्लूरल है तो प्लूरल का रूल रहेगा, ठीक है ना। मेजोरिटी अगर प्लूरल की है, सरकारी की बन गई, तो यहाँ पे क्या रूल भी प्लूरल का यूज होगा। तो यहाँ पे ही सी का जो प्लूरल केस कौन सा यूज होगा अपना, यहाँ पे ही सी इट का, अभी बताया मैंने क्लास के जस्ट स्टार्टिंग में, ही सी इट का जो प्लूरल केस क्या है, दे हो जाएगा। तो जब भी प्लूरल केस की बात होगी थर्ड पर्सन की फैमिली का प्लूरल केस कौन सा होता है, दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे में। तो ऐसे लिखना क्या होता है, गलत होता है, यहाँ पे ही नहीं आएगा कभी। क्लियर है, समझ में आ गया।
नोट करो एक बार इसको। कर लीजिए। और कुछ भी समझ में ना आया तो पूछ सकते हो। चलो तो क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करेंगे। आगे हमारा रूल है, एक नोट बना के एक लाइन लिखोगे आप, फिर मैं उसको समझाऊंगा पूरी डिटेल में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिए भाई, इसको टिक कर देना। तो भाई जो नेक्स्ट रूल में पढ़ाने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रामेटिकली इंपोर्टेंट है। तो एक नोट बना के एक लाइन लिखो सबसे पहले। यदि यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच में, यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच में तुलना की जाए, नॉमिनेटिव केस का मतलब है सब्जेक्टिव केस, यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच में तुलना की जाए और तुलना के रूप में, और तुलना के रूप में एज या देन का प्रयोग हो। किसका भाई? एज या देन, THEN भाई। देखो एक THEN होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है? तब। ठीक है, परंतु नॉर्मली जब भी डिफरेंस की बात होगी, तुलना की बात होगी, कंपैरिजन की बात होगी, तो वहां पे THEN लगेगा। क्लियर है? तो मैंने बताया है जब दो नॉमिनेटिव केस के बीच में तुलना की जाए, और तुलना के लिए क्या है? एज या देन का प्रयोग किया जाए। एज या देन का प्रयोग किया जाए तो दोनों तरफ, वाक्य के दोनों तरफ नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य की, सेंटेंस के दोनों तरफ क्या है? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया सब्जेक्टिव केस को ये क्या बोला है? नॉमिनेटिव केस बोला है यहाँ पे। ठीक है ना? तो देखो, आई होप आपने लिख लिया होगा। एक बार देखो, ध्यान से सुनो। जो कंपैरिजन होती है, तुलना, तुलना अगर होती है, किसके बीच होती है तुलना? जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी भी हो, तो उन्हीं के बीच में तो डिफरेंशिएट कर सका ना, तुलना भी कर सका। ठीक है ना? जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं, ये मार्कर है और ये बल्लभ है। मार्कर बल्लभ में तुलना करके बताओ भाई, तो इनमें तो तुलना, सीधी सी बात, ये तो अपना आप में बिल्कुल अलग है, इनमें तो किसी प्रकार की तुलना नहीं हो सकती। ठीक है ना? उसी प्रकार मान लो दीवार है या जो जमीन है, उसमें तुलना करके बताओ भाई। ठीक है ना? तो ये कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर तुलना अगर वर्ड आ जाए, कंपैरिजन अगर वर्ड आ जाए, तो दो सिमिलर चीजों के बीच में ही कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे ये रूल भी क्या कहता है? जब दो नॉमिनेटिव केस यानी दो सब्जेक्टिव केस के बीच में तुलना की जाए और तुलना के रूप में क्या आ जाए? एज या देन का प्रयोग हो, तो वहां पे दोनों तरफ वाक्य के सब्जेक्टिव केस यूज होगा। वाक्य के स्टार्टिंग में तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा ही होगा। ठीक है ना? उसके बाद भी, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज स्ट्रोंगर देन आई, he is stronger than me। तो इन दोनों सेंटेंसों में से बताओ कौन सा करेक्ट है? he is stronger than I। देखो अभी ना मैं दोनों सेंटेंस, दोनों जो ये सब्जेक्टिव के सामने, देखो सबसे पहले इसके बारे में जानो, ये क्या बना? सब्जेक्ट है, यहाँ की क्या होगी? हेल्पिंग होगी। ये स्ट्रोंगर क्या है? कंपैरिजन करने, कंपेयर करने वाला वर्ड है। ठीक है ना? कंपेयर करने वाला एक वर्ड है एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। देखो मजबूत तो दोनों है, ही भी है और आई भी है। मजबूत तो दोनों है, ही भी है और आई भी है, परंतु ज्यादा मजबूत किसको बताया जा रहा है? ही को। ठीक है ना? यानी उनमें सिमिलैरिटी तो है, परंतु उनमें क्या है? कंपनसेट किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। क्लियर ना भाई? तो तुलना बता दी कि भाई स्ट्रोंगर कौन है? ये है। किससे ज्यादा? आई से। तो देखो जब मैंने बताया कि भाई जो तुलना की जाए तो दो सिमिलर चीजों के बीच में तुलना की जाएगी। और ये रूल भी क्या कहता है? जब दो नॉमिनेटिव केस के बीच में तुलना हो, तो दोनों तरफ नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे जब वाक्य में एज या देन का प्रयोग हो। यहाँ पर देन आ गया कंपैरिजन के रूप में।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब मी लिखना ठीक होगा या आई लिखना ठीक होगा, नहीं। ऊपर वाला ठीक होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है दोनों। सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब नहीं आती क्या सब्जेक्टिव केस के बाद? सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब वर्ब आ तो गई, एलपी वर्ब आ गई आपकी। ये तो ही के लिए आई ना, आई के लिए कहाँ आई? देखो यही तो रूल है, मैंने बताया है यहाँ पे तुलना कर रखी है। कंपैरिजन वाले सेंटेंस में कंपैरिजन हमेशा क्या है, दो सिमिलर चीजों के बीच में होता है। और यहाँ पे रूल भी ये कहता है जब दो नॉमिनेटिव यानी दो सब्जेक्टिव केस के बीच में तुलना हो, मजबूत तो वो भी है, मजबूत तो वो भी है। एक और सेंटेंस लिखता हूँ, चलो। सी रन फास्टर देन, यहाँ पे चलो यू नहीं लिखते, मी लिख देते हैं। सी रन फास्टर देन मी, वह मुझसे क्या तेज दौड़ती है। देखो तेज तो दोनों दौड़े हैं, सिमिलरिटी दोनों में, दौड़ने का काम जो रनिंग है यानी दौड़ने का काम तो दोनों कर रहे हैं, परंतु किसी एक को क्या है बेटर बता दिया, बेस्ट बता दिया, अगर वो उससे तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे सी क्या है, तेज दौड़ रही है किससे, मी से। अब देखो यहाँ पे तुलना की जा रही है, तुलना के लिए किस वर्ड यूज हो गया, देन का। और जब तो दोस्तों आज कुछ टेक्निकल इशू हो गया है और मुझे भी कुछ काम आ गया है, तो उसके कारण आज की वीडियो हम यहीं तक रखें हैं। आगे हम जो अपने रूल लेते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, ठीक है ना। कब भी अगर क्लास होती है प्रोनाउन की तो उसके बाद हमें नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है? अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है, हेल्पफुल है, तो आप सपोर्ट करो। क्लियर है?